नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। वक्त दिन की तैयारी में हम इतिहास के जिन टॉपिक्स को सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कर रहे थे, उनमें से आज तीसरी क्लास है और हमारी ये वक्त दिन की तैयारी की इतिहास की तीसरी क्लास के साथ साथ ऐतिहासिक काल टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले आप उनको देख लीजिए। पढ़ते हैं आज की क्लास में। ऐतिहासिक काल, इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध है और इसे पढ़ा जा सकता है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। इतिहास के इस काल को अलग अलग कालखंडों में बांटा है अध्ययन की सुविधा के लिए। पुरातात्विक, विदेशी यात्रा, साहित्यिक। पुरातात्विक में दो तरीके से पढ़ेंगे हम, सिक्कों का अध्ययन भी और अभिलेख भी। इसी प्रकार साहित्यिक में धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। इसी प्रकार हम धार्मिक साहित्य में पढ़ेंगे ब्राह्मण साहित्य और गैर ब्राह्मण साहित्य। गैर ब्राह्मण साहित्य में आपके जैन और बौद्ध आ जाएंगे। जो ब्राह्मण साहित्य है उसमें वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद और महाकाव्य, इन सभी का वर्णन हमें पढ़ना है। पढ़ते हैं आगे। सिक्का, कॉइन्स। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेरिस्टिक्स कहते हैं। टेराकोटा के सिक्का मिट्टी का बना हुआ था। यह सिंधु सभ्यता का सिक्का था। आप याद रख सकते हैं, सिंधु सभ्यता में जो मिट्टी के सिक्के बनाए जाते थे फिर उनको पका लिया जाता था। जिस प्रकार भी घड़े वगैरह बनते हैं उनको टेराकोटा कहते थे। मौर्य काल के समय आज सिक्के या पंचमार्क्स का प्रयोग किया जाता था। आज सिक्के पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। तीसरा है पर्ण, चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे। चौथा सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित थे। पहली बार सोने के सिक्के यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किए गए। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। आपको यह क्रम बहुत अच्छे से याद रख लेना है कि जो आज सिक्के या पंचमार्क्स है ये मौर्य काल से हैं। वहीं पर्ण या चांदी के सिक्के जो हैं वो भी मौर्य काल में प्रचलित थे। सीसा के सिक्के जो हैं वो सातवाहन काल से बने और यूनानी शासकों द्वारा पहली बार सोने के सिक्के चलाए गए। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किए गए और सर्वाधिक मात्रा में जो सबसे अधिक अशुद्ध सोने के सिक्के बने वो आपके गुप्त काल में प्रयोग हुआ। इस समय स्कंदगुप्त शासक थे। चांदी के सिक्के गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा प्रचलित किए गए। मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त द्वारा प्रयोग में लाया गया। इस सिक्के के प्रचलित गुप्त काल में सर्वाधिक थे। कौड़ी का प्रयोग गुप्त काल में हुआ। चमड़े के सिक्के हुमायूं के शासनकाल में शहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया। रुपए का सिक्का शेरशाह सूरी ने। दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया। सोने की असरफी प्रारंभ में शेरशाह सूरी ने स्टार्ट की थी। इसके साथ ही जो अभिलेख है, अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे तो अभिलेख पत्थरों को खोदकर लिखना अभिलेख कहलाता है। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख और बड़े पत्थरों पर लिखना अभिलेख। स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। ये आपको पॉइंट अच्छे से याद कर लेना है। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। प्रमुख अभिलेख हैं। विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक टेग्सियस ने किया था। पहला अभिलेख बोगासकोई में मिला जो तुर्की या एशिया माइनर में है। हाथीगुम्फा अभिलेख उड़ीसा, इसे कलिंग राजा खारवेल ने लिखा। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है और युद्ध के समय कलिंग के राजा नंदराज थे जो गंग वंश के थे। ऐहोल अभिलेख यह राजस्थान से है। इसे पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन के विजय की चर्चा की गई है इसमें। फिर है आपका जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में, उसमें रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की चर्चा की। इस झील को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। अगला है प्रयाग अभिलेख जो कि इलाहाबाद या प्रयागराज में है। इसे समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है इसमें। फिर आते हैं आपके स्तंभ लेख। ये स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। हेलोडोटस गरुड़ स्तंभ, गरुड़ध्वज स्तंभ लेख मध्य प्रदेश में है। इसमें भागवत धर्म की जानकारी दी है। विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन, विदेशी यात्रियों का वर्णन भी भारत की जानकारी देता है, जिसमें से आपके हेरोडोट्स जिन्होंने पुस्तक लिखी हिस्ट्री का, इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है आपके मैगस्थनीज, इनकी पुस्तक है इंडिका। फिर है पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी, ये इनके इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नेक्स्ट है टॉलमी ज्योग्राफिका, प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका, अलवर्नी किताब उल हिंद तहकीक हिंद। मार्को पोलो चीनी यात्री था, इसने अपने यात्रा वर्णन किया है। फिर फाहियान है, इसकी रचना है फोयुकी, आप ऐसे याद कर सकते हैं, फा से फाहियान और फाहियान की रचना है फोयुकी। अगला है हैंसोंग, इसकी रचना है सीयुकी। इन दोनों में आपको कन्फ्यूज हो सकता है, तो फाहियान से फोयुकी आप याद रख सकते हैं, और हैंसोंग का शियुकी ये हर्षवर्धन के काल में आया था, और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। अगला यात्री है तारानाथ, ये इसने 2 रचनाएं लिखी हैं, कंग्युतर और तंग्युतर निकाय। फाहियान के बारे में लिखा है। फोयुकी पुस्तक यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था, उसने उस समय के भवन और कौड़ी पर चर्चा की है। संयोगन चीनी यात्री था, इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की है। हानशोंग 629 ईस्वी में भारत आया। सीयुकी यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और अध्यापन दोनों किया। इसमें यात्रियों की राजकुमार कहते हैं। इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर सकते हैं और इसे विशेष रूप से याद कर लें कि यात्रियों का राजकुमार कैसे कहा जाता है, तो यात्रियों का राजकुमार हैंसोंग को कहा जाता है, इसकी रचना सीयुकी है, इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। इतिसिंक यह चीनी यात्री है और यह त्रिपिटक की 400 प्रतिलिपियां अपने साथ लेकर चीन गया। इब्न बतूता यह मोरक्को का रहने वाला था तथा 7000 किलोमीटर की यात्रा करने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक है रहला। अबुल रज्जाक यह फारस का रहने वाला था, विजयनगर काल में आया था। इसकी पुस्तक मतला साहिन है, यह कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। अगला है फाहियान, इसकी रचना है फोयू की पुस्तक, यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया, इसने उस समय के भवन तथा कौड़ी की चर्चा की। संयोगन यह चीनी यात्री था, 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतिलिपियां एकत्रित की, ये दोबारा से रिपीट हो रहा है। हैंसोंग यह हर्षवर्धन के दरबार में आया। शियोगी इसकी रचना है, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इतिसिंक यह चीनी यात्री था, इसकी त्रिपिटक में 400 प्रतिलिपियां लेकर चीन गया। इब्न बतूता यह मोरक्को का रहने वाला था, 700 किलोमीटर की यात्रा के बाद मोहम्मद बिन कासिम के दरबार में आया, इसकी पुस्तक रहला है। अबुल रज्जाक यह फारस का रहने वाला था और विजयनगर के काल में आया, इसकी पुस्तक मतला साहिन है, यह कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। साहित्यिक स्रोत, कुछ स्रोत दिए हैं। लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की लिखित जानकारी का यह सबसे बड़ा स्रोत है। गैर धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं होता, उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र। धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है। गैर ब्राह्मण वैसे स्रोत जिनका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता, गैर ब्राह्मण कहलाते हैं। जैन साहित्य, यह प्राकृत भाषा में मिले, इनमें आगम कहते हैं। उदाहरण के लिए 12 अंग, 12 उपांग, आचरण सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म को 200 कहानियां हैं। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। अंग्युतर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, जो 3 पुस्तकों का समूह है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। यह सबसे बड़ा पिटक है। यह बौद्ध धर्म में इनसाइक्लोपीडिया, मतलब जो शुद्ध पिटक है, इसको बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका विनय पिटक, यह सबसे छोटा पिटक है, इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा की गई है। अभिधम पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा की गई है। साथ ही नेक्स्ट टॉपिक है आपको वेद समझाए गए हैं। वेदों के अध्ययन से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो मिलते हैं पुनः आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और बेहतर ढंग से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।